के ऊपर अदारियां लिखवाए हैं, कितना मीडिया कैंपेन करवाई है। मेरा तो अपना चैनल है, कोई एक प्रोग्राम भी आया उसके ऊपर? आप बताएं। मैंने 50 अरब रुपए, यहां पे अगर 50 करोड़ रुपया किया किसी ने किया होता तो मेरे ख्याल में अभी तक 6 दफा छलांगे मार चुका होता। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि भाई मैं 50 अरब रुपए एक्स्ट्रा लेके दे रहा हूं इस दफा। और उसको किस तरह किया? मैनेजमेंट। हम एक्सेल लोड खत्म कर रहे हैं। मैं किसी एक भी ट्रक को नहीं जाने दूंगा जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होगा, अपनी ना मोटरवे के ऊपर और ना ही अपनी किसी नेशनल हाईवे के ऊपर। ये हमारी रोड्स को तबाह कर रहे हैं। जिसके ऊपर 20 टन लगाया जा सकता है उसके ऊपर 60-60 टन डाल के लेके जा रहे हैं। और मुझे जब महकमे ने पहली प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा जी हम इनसे 9 अरब रुपया वसूल करते हैं। मैंने कहा मैं जीरो करूंगा इस आमदनी को, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने 90 अरब रुपया किसी को छोड़ दिया और 9 अरब रुपया वसूल कर लिया। वो ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं, आपकी सड़क का बेड़ागर्क कर रहे हैं, आपकी सड़क बैठ रही है और आप उनसे 9 अरब वसूल करके बहुत खुश हैं। इसको जीरो करेंगे। एक भी ट्रक नहीं जाने दूंगा किसी सड़क पे। जिसका 20 है अरब, जिसका 20 टन है वो 20 टन ही लेके जाएगा, 21 टन पे नहीं डालने दूंगा। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप मुझे कारोबार समझा रहे हैं? कहते हैं अपने कारोबार आता है करना, इसको ये कारोबार नहीं आता। मुझे जो कारोबार आता है वो तुम में से किसी को भी नहीं आता। कोई 50 अरब रुपए का फायदा देने वाली मुझे एक वजारत बता दें। ये सारे जितने बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनसे पूछे आप सारे वजीर रहे हैं, बताएं कौन से महकमे में आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। उसने एक साल के अंदर, अभी मुझे 7वां महीना है, ये है फिगर्स। आपने 64 बिलियन किया था पिछले 77 सालों में। और भाई मैंने आपको एक साल के अंदर 2023-24 में और 24-25 में देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 50 बिलियन पाक रुपीज। सो मैं आप सारे दोस्तों की वसातत से ये पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरे बस में जो हुआ, ये मेरे पास अमानत है। मेरे पास जो भी वजारत है ये अमानत है। मैं अपने अल्लाह को भी जवाब दूँ इसके लिए और अपनी कौम को भी जवाब दूँ। 1 रुपया मैं कभी अपने ऊपर ना लगाया, ना कभी लगाऊंगा। मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी मुलाजम नहीं है, मेरे पास कोई सरकारी ड्राइवर नहीं है। मैंने आज तक जितने मुल्कों का दौरा किया है उसमें मैंने कभी 1 रुपया हुकूमत पाकिस्तान से नहीं लिया। कोई साबित कर दे कि ये मैं कभी किसी मुल्क में सरकारी खर्चे पे गया हूं, एक दफा भी साबित कर दे। मैंने 1 रुपया, कोई एक एम्बेसी बता दे कि अलीम खान ने वहां पे रहते हुए चाइना में, रशिया में, जिस मुल्क में, कुवैत में मैं गया हूं, कभी मैंने 1 रुपया भी अपनी हुकूमत का लगाया हो या इस पाकिस्तानी कौम का लगवाया हो। एक दफा मैंने कोई टीए लिया हो। मैं जहां गया हूं अपने खर्चे पे गया हूं, अपने खर्चे पे जाऊंगा। मैं जहां रहता हूं अपने खर्चे पे। मैंने अपना दफ्तर बनाया प्राइवेटाइजेशन का, उसमें कोई एक दफा साबित कर दे कि मैंने 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान से लिया, और उनमें ये सारे वज़रा की तस्वीर, और वही जो मेरे पे तनकीद करते हैं उनकी सबसे ऊपर लगवाई हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे हम अपने अपने गिरेबान में झांकें, दूसरों को समझाने की बजाय पहले हम खुद देखें कि मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। मेरे पास जो महकमे हैं वो मैं अपने अवाम के सामने उसकी एक एक पाई का जिम्मेदार हूं। और मैं PIA के लिए बेहतरीन, ना सिर्फ ये कि इसका हल निकलेगा, अगर PIA को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना पड़ा हम वो भी देखेंगे, और अगर हमें दोबारा इसके लिए करना पड़ा तो हम दोबारा से फ्रेमवर्क बनाएंगे। हो सकता है कल को हम ये कहें कि हमने जो इसके ऊपर नुकसानात अभी बुक किए हुए थे, यानी कि 200 अरब रुपया, हम वो उसमें से माइनस कर लें और इसको क्लीन कर दें। PIA के ऊपर कोई पुरानी लायबिलिटी ना हो, 1 रुपए की भी ना हो, ताकि वो सारी की सारी एक दफा हुकूमत अपने ऊपर उठा ले और क्लीन PIA जो है वो बेचे मार्केट में। हो सकता है उससे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बन जाए। और जो चीजें, जो आस्क, जो मुतालबे बायर्स की तरफ से हमें आए हैं, जो कि हम नहीं कर सकते थे, कई चीजें हम IMF की वजह से नहीं कर सकते थे। कईयों ने कहा सेल्स टैक्स खत्म करें नए जहाजों के खरीदने पे, तो मैंने उनको कहा कि अगर हम सेल्स टैक्स खत्म करेंगे हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर IMF के पास जाके हमने ये चीज पहले से करवाई होती तो शायद हमें ये जरूरत ना पड़ती। लेकिन इस वक्त
क्या ये फ्रेमवर्क में थी? मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। लेकिन हम जब अगला फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हो सकता है हम इस पीआईए के ऊपर कोई भी पुराना खसारा ना रहने दें, कोई एक भी लायबिलिटी ना रहने दें, और इसको बिल्कुल क्लीन करके जीरो करके फिर उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए जाएं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पीटी जो हमारा पोस्टल है वो भी मेरे पास है कम्युनिकेशन में। पोस्टल के अंदर मैंने 3,500 नौकरियां अबॉलिश की हैं। अब आप बताएं, आज तक कभी किसी ने बतौर वजीर, सियासी आदमी हूँ, हल्के हैं, एक जगह से एमपीए जीता था, एक जगह से एमएनए जीता था, क्या ख्वाहिश है सबकी, सियासी लोगों की? ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देनी। इसमें आपको पता है कि कितनी नौकरियां थी? 2303 नौकरियां बीपीएस 1 से 5 तक की थी, जो मैं सारे अपने हल्के में बांट सकता था। 2305 नौकरियां थी जो मैं सारी की सारी अपने हल्के में बांट सकता था। फिर उसके बाद 6 से 11 की 603 नौकरियां थी। फिर उसके बाद 12 से 16 की 238 नौकरियां थी। तो मैं चाहता तो सब सारी पकड़ता, अपने अपने हल्के में बांट देता, सारी, मेरा पूरा हल्का ही खुश हो जाता, 4000 नौकरी बांटता। सारी अबॉलिश कर दी हैं। क्यों? क्योंकि उससे 2.8 बिलियन रुपीस की बचत हुई है। और ये वो महकमा है जिसका इस वक्त होना भी एक क्वेश्चन मार्क है। और मेरे से पहले जो साहब थे इसके वजीर, 4,500 नौकरी बांट के गए थे, मैंने 3,500 अबॉलिश की हैं। ये फर्क है। ये मैं भी सियासी हूं, मुझे भी पता कि इसमें से मुझे कितना सियासी फायदा हो सकता था। इसके लिए भी कोई गुर्दा चाहिए कि आप 3,500 नौकरी जो आप अपने हल्के में बांट सकते थे, एक भी शायद शख्स ऐसा ना रह जाता जिसके घर को मैं कोई ना कोई नौकरी ना दे देता। लेकिन मैंने सिर्फ 2.8 बिलियन इस मुल्क का बचाया हर साल, क्योंकि ये नौकरियां देना जुल्म है। ये वो नौकरियां हैं जो कि कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, और वो जो नौकरियां 4,500 बांटी गई हैं वो भी जुल्म है इस मुल्क के ऊपर। क्योंकि ये कौन सा महकमा है पोस्टल जो पूरी दुनिया में है? कभी आपने डाकखाना कोई देखा है? आप में से किसी बंदे ने कोई डाकिया आता देखा है? और उसके अंदर 7,000 नई नौकरियां दे देना। खुदा का खौफ करो यार, इस मुल्क को अपना मुल्क समझो। ये किसी हमसाये का है? ये हमारा मुल्क है। क्यों जुल्म कर रहे हैं हम सारे? इतनी जरूरत पैदा करें। ये जो मेरे पे बातें करते हैं उनसे पूछे तो सही कि भाई अपनी अपनी कारकर्दगी बता दो, जो वजारत में रह के किया। और अगर अलीम खान के जिम्मे को काम लगाया था, पीआईए ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर आप मुझे पीआईए की जिम्मेदारी दें और उसके बाद मुझसे पूछे कि आपने पीआईए के लिए क्या किया, मेरे पास तो भाई सिर्फ फरोख्त है, और मैंने लोगों से देखना है कि वो लोग लाके मुझे इसकी क्या ऑफर देते हैं, और मैं उसमें भी कानून का पाबंद हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आप कैसे एक जी 165 अरब रुपया जो था वो इसके एसेट से 85 अरब रुपया आपने रखा कि 85 अरब में ये बिकनी चाहिए। ब्लूबर्ड सिटी ने 10 अरब रुपए इसकी बोली ली। अब बाकी जो कबीना है, एक तो ये बताइएगा वो इस हवाले से इस बोली को जो ब्लूबर्ड सिटी की तरफ से आई, क्या उसे मुस्तरद करेगी? अगर मुस्तरद करेगी तो किन बुनियादों पर? दूसरा ये बताइएगा कि जब निजकारी का ये अमल जारी था उस वक्त ब्लूबर्ड सिटी जो जिसके बारे में ये कहा गया कि वो इलीगल सोसाइटीज को मैनेज करते हैं, वो इस बोली में हिस्सा लेने के लिए कैसे आगे, उसका प्रोसेस किस तरह से हुआ और अब आगे? देखें, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि इसका जो कंसल्टेंट है वो EY है, अर्नेस्ट एंड यंग, और ये सारे का सारा प्रोसेस उसके पास था। और जो अर्नेस्ट एंड यंग है ये दुनिया की बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, और ये सारे का सारा जो है हमारे लिए ये जितनी प्री क्वालिफिकेशन, उनका प्रोसेस, उनकी बिडिंग, ये सब उनके ज़रिए निगरानी हुआ। उन्होंने जो अपना क्राइटेरिया बनाया था उसमें शायद उन्होंने कुछ बताया था कि शायद उस कंपनी के पास इतने पैसे होने चाहिए। फिर उसमें से कुछ उसके नंबर्स थे कि जी अगर उनका एक्सपीरियंस है इसमें एविएशन में तो उसके कुछ और नंबर्स थे, अगर नहीं है तो फिर उसके पैसे की जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। सो इस प्रोसेस के तहत उन्होंने ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया, जिसमें 6 बिडर्स आए। और कंसर्न शो किया था ब्लूबर्ड? जी मैंने किया था, लेकिन मैं इसमें किसी के बारे में भी बायस नहीं होना चाहता। अगर आज वो हमारी जो मिनिमम बोली है, अगर वो आज उसको पूरा कर लेते तो वो बिल्कुल ले सकते हैं पीआईए।
मैं किसी को इसमें ना ज़बरदस्ती एंटर कर सकता हूँ। देखें, इससे ज़्यादा शफाफ कोई नहीं हो सकता कि ये सारी चीज़ जो है वो हमने मीडिया के सामने जो है वो रख दी। वो बिडर साहब भी आए और उन्होंने भी वहाँ पे बिड लगाई और उसके बाद उन्होंने गुड लक टू PIA कहा और वो चले गए, उनकी मेहरबानी है। इसके अलावा अगर कोई और बिडर्स भी वहाँ होते तो वो भी पूरी कौम देख लेती। ये कबीना बताएगी जी, मैं तो कबीना के आप पे नहीं बता सकता। मैं तो यही बताऊंगा कि ये बिड जो है ये हमारे उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बताएं कि जो PIA का एक जहाज है 10 अरब रुपए की बोली आई है, 10 अरब की बोली आई है। एक जो एविएशन के हवाले से एक जहाज की जो मेरी भी रात बात हो रही थी कि वो कह रहे हैं कि 12 अरब का तो एक जहाज है, तो आप कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा बेहतर बिजनेस भी नहीं कोई कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप नेक्स्ट बोली में PIA को किस तरह मुनाफा बख्श बना सकते हैं या अपने लोगों के हाथों में इसको चला के कौम के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में PIA बिल्कुल मुनाफा बख्श हो सकती है। ये जो जहाज़ हैं ये ख़रीदने नहीं पड़ते, आप लीज़ पे जहाज़ कर सकते हैं। उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर कम हो जाता है, पर ये इसी तरह है जिस तरह आपने गाड़ी पहले ख़रीदनी पड़ती है और फिर चला लें, या गाड़ी लीज़ कर लें तो वो चला लें। ये आपके बिजनेस प्रपोजिशंस बनती हैं। इसके लिए पूरी कंपनियां दुनिया में मौजूद हैं जो आपको ये प्रपोजल्स बना के देती हैं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर नूर खान साहब के दौर में ये PIA जो है वो दुनिया की पहली जो है वो पाकिस्तान की ऐसी एयरलाइन थी जो पूरी दुनिया की एयरलाइंस बनाती होती थी, और जिसमें जब मिसेस कैनेडी बैठी तो उन्होंने कहा ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ठीक है। तो जब आपकी PIA जो है वो इस अरूज पे रही हो तो क्या वजह कि ये दोबारा नहीं चल सकती, जबकि हमारी पॉपुलेशन कोई कम तो नहीं हुई, हमारी तो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है। PIA का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो सकता है। और PIA आज भी मैं समझता हूँ कि अगर इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, इसको गवर्नमेंट के जो हमारी नौकरियाँ रखना, निकालना, बंदे अपने भर्ती करना, बंदे बाहर निकाल लेना, ये इससे आप इसको सेपरेट कर दें। हमारे जितने सरकारी महकमे हैं उनके डाउनफॉल का एक ही मसला कि वहाँ पे इतनी हमारी लोगों की पर्सनल ज़ाती इंटरेस्ट है कि वो महकमे जो हैं वो किसी सूरत भी नहीं चल सकते। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर सारी हुकूमतें, पंजाब हुकूमत ने कहा है, KP हुकूमत ने कहा है, सिंध हुकूमत को हम कहते हैं, बलूचिस्तान को कहते हैं, वो अपना अपना शेयर ख़रीद लें इसमें और इसको 100% जो है वो प्रोफेशनल एक मैनेजमेंट बनाए, जो कि वो पूरी दुनिया से इसके अंदर बेहतरीन लोग जो हैं, बेहतरीन ब्रेन्स जो हैं वो आएँ और इसको प्रोफेशनली चलाएं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल हो सकती है। खान साहब ये बताएं कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है ये निगरान सेटअप को लेकर, जो जिसमें ये PIA का TORs तय हुए प्राइवेटाइजेशन के, और EVI की जो हमने बात की उसके ऊपर भी इल्ज़ाम आ गया $7.4 मिलियन का कि उसने कंसल्टेंसी फ़ी वसूल की थी और उसके साथ एक दो कंपनीज पर भी मज़ीद इल्ज़ाम लगे। आइंदा के लिए क्या पूरा का पूरा प्रोसेस को रीवैम्प करेंगे आप, क्योंकि अब तो ये अब बिल्कुल बेबी आपकी गोद में आ ही गया। पिछला तो जिन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया था वो प्रोसेस तो फेल हो गया और बहुत बुरे तरीके। आपके जहन में आइडिया क्या है? ये आपका पहला टास्क है, बेशक आपको आपकी लेगेसी में मिला, जैसे भी मिला आपको ये एक बाई बैक मिल गया आपको, लेकिन अब जब आ गया है तो आइंदा के लिए क्या आपने रखा है इसके लिए? मैंने सर जिस तरह आपसे पहले फरमाया कि ये जो आपने चीज़ें कही हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, और मेरे ख्याल में इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो पहले स्ट्रक्चर बना, क्या वो स्ट्रक्चर जो PIA की इस वक्त की पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है और ऑपरेशनल पोजीशन है, क्या उसके मुताबिक था या नहीं। अगर मैं आपसे कोई सी चीज़ के ऊपर, ये चीज़ अगर मैं बेचने जा रहा हूँ और इसकी वैल्यू जो है इस वक्त वो 10 रुपये होनी चाहिए, और अगर मैं आपसे 50 रुपये मांग रहा हूँ तो ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या मैंने इसकी वैल्यूएशन के दौरान में क्या वो पूरे प्रोसेसेस अडॉप्ट किए, तो जी हाँ वो पूरे अडॉप्ट हुए हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर चूँकि बन गया था, अब मेरे पास इसके अंदर गुंजाइश क्या आइंदा के लिए हम इसको G2G करना चाहेंगे या फिर दोबारा से री एडवर्टाइज करना चाहेंगे, ये इसका फैसला जो है वो काबीना करेगी और प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। एक मिनट बेटा जी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि मरीम नवाज एयरलाइन खरीद भी सकती हैं और फिर उसको नई एयरलाइन दे भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। क्या मरीम नवाज इस एयरलाइन को खरीदने के लिए जा रही? दूसरा सवाल ये है कि ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि PTI के दौर में PIA को ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसा हुआ? आप भी जी, मैं देखिए मैंने आपसे पहले कहा मेरा काम यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं है।
मेरा काम ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के तकरीरें करूँ कि जनाब इस दौर में ये हुआ, इस दौर में ये हुआ, इस दौर में ये हुआ। हम सब पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करें कि हम सबसे गलतियाँ हुई हैं, हर दौर में गलतियाँ हुई हैं, और हर दौर में कोई एक भी ऐसी जमात नहीं है जो इसके अंदर अपने आप को कह सके कि जी हमारा कसूर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सिर्फ पुराने को बैठ कर रोते रहें। हमने आगे भी तो चलना है, हमने अगली भी प्लानिंग तो करनी है। अगर पंजाब हुकूमत इसको ख़रीदना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, अगर केपी हुकूमत इसको ख़रीदना चाहती है बिस्मिल्लाह। अगर वो समझते हैं कि अपने ओन पे लेके वो पंजाब हुकूमत इसको अपने ओन पे रन कर सकती है या केपी हुकूमत रन कर सकती है तो बिस्मिल्लाह, हमने तो एक मिनिमम प्राइस दे दी है। अगर वो उस प्राइस के ऊपर आते हैं तो हमें कल प्रपोजल भेज दें, हम काबीना में ले जाते हैं। जी अच्छा खान साहब, ये फरमाएं कि जो 35 साल बनते हैं 90 से अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं इस ओहदे पे तैनात रहे। आप में हिम्मत हुई, आपने मेहनत की और इस मोड़ पे ले आए इसको कि शायद इसमें कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो इस एसेट से। दूसरी तरफ आपने फरमाया कि NHA की जानिब से आपने जो 50 मिलियन रुपीस जो है वो बचाए हैं और इस कौम के लिए इजाफा किया इसमें। क्या आप समझते हैं कि उन लोगों को मदऊ करें, आप जिनकी तस्वीर आपने दफातर में लगाई है उनको बुलाया जाए और उनको NHA भी दिखाया जाए और ये भी दिखाया जाए और उनके 35 साल की कारकर्दगी भी? नहीं मेरे भाई, देखें, मुझे मेरे अल्लाह ने मेरी औकात से, मेरी बसात से बहुत ज़्यादा दिया। इसमें मेरे अल्लाह के करम के बाद जो कुछ मेरे पास है, खा वो फाइनेंशियल है या कोई इज़्ज़त है या कोई मकाम है या कोई पहचान है, वो मेरे मुल्क की वजह से। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर मैंने NHA का रेवेन्यू 50 अरब बढ़ाया तो मेरे मुल्क का मेरे पे बहुत बड़ा कर्जा है। मैं तो उसमें से शायद 1% भी नहीं दे सकता। ये जो सारे मकाम हमारे पास है ये किसकी वजह से? ये मेरे मुल्क की वजह से। तो मेरे पास जो भी कैपेसिटी होगी, मेरे पास जितना भी ज़ेन होगा, मेरे पास जो भी कैपेसिटी होगी, मैं अपनी पूरी एफर्ट डालूंगा। कामयाब होना या ना कामयाब होना ये तो मेरे अल्लाह के पास है। आपने महकमा पोस्ट की बात की तो आपसे पहले जो पिछली हुकूमत थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुराद सईद साहब थे उसके मिनिस्टर। तो क्या ये जो आपकी ये वजारत है उस पर बोझ नौकरियों का भेजा उन्होंने डाला? क्योंकि जब ये लोग ब्लेम गेमिंग में जाते हैं तो फिर जिसने गलत ना किया हो उसको ज़्यादा टारगेट कर दिया जाता है, जिसने बार बार आपने खुद भी जिक्र किया। तो अगर कौन कौन चंद नामों का खुद नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ये PTI हुकूमत में नहीं दिया गया था, ये उसके बाद में दिया गया था, जो कि 4000 कुछ नौकरियां बनती हैं, शायद 4300 या 4400। और वो जो पोस्टल की है, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पोस्टल ऐसा महकमा नहीं है जिसके अंदर इस ज़माने में आके उसके अंदर 4-4 हज़ार की नौकरियां दी जाएँ। और मैंने जब सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि 3500 नौकरी है तो मैंने इनको कहा कि इनको फौरी तौर पे ख़त्म करें। और ये जो एक भी नौकरी है वो ऐसी ज़्यादती है देना इस वक्त कि एक महकमा ही नहीं होना चाहिए। और अगर वो महकमा पोस्टल पैसे ना बना सका, मैंने उनको टारगेट दे दिए हैं कि अगर आप मेरे म्यार के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके, इस वक्त वो माशाल्लाह पिछले सालों से काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने लगे हैं, लेकिन उनको मैंने बता दिया, वरना इसके बाद मैं आपको इसी दूसरे वाले महकमे में डाल दूंगा, प्राइवेटाइजेशन वाले में। जी हमने उसके ऊपर काम माशाल्लाह हो रहा है। इस वक्त हमारे पास कोई 100 कुछ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। मेरा जो NHA के लिए मेरा जो रोड मैप है वो ये है कि बजाय इसके कि NHA हुकूमत की तरफ देखे पैसों के लिए, NHA खुद पैसे जनरेट करे और हुकूमत को पैसे देने वाली बने। NHA के लिए मेरा टारगेट ये है कि ये एक इंटरनेशनल फर्म बने, ये पूरी दुनिया में जाए, ये टेंडर ले पूरी। आज आपको पता है चाइना की कंपनियां आती हैं आपके पास, वो स्टेट ओन्ड कंपनी है और वो आके आपसे प्राइवेटली भी काम मांगती हैं और हुकूमती सतह पे भी काम मांगती हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि अब हाथों पे हाथ दिए के बगैर आप बाहर निकलें, मार्केट में जाएं और कारोबार लेने की कोशिश करें। NHA के लिए मैंने उनको टारगेट दिया है, इस दफ़ा इंशाल्लाह 110 है। अगले सालों के लिए हमने टारगेट बढ़ाया है, हर साल हम अपना टारगेट बढ़ाएंगे और अगले 5 साल के लिए उनका टारगेट 500 अरब रुपया। जिस दिन 500 अरब रुपए की ये कंपनी बनेगी, मुझे उस दिन यकीन होगा कि मेरा जो टारगेट था अल्लाह के करम से उसमें मैं कामयाब हुआ। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान लाहौर